हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियां साहब का भी था। जब तक PDM के पॉइंट्स पे PDM खुद अमल नहीं करेंगे, हमारा उसका हिस्से बने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कन्फ्यूजन का शिकार है, डिवीजन का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तज़ब्ज़ुब, हिजान और शशपंच के शिकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुज़ामत या मुफाहमत में से किसी एक रास्ते के इंतखाब के लिए कोशां है। पार्टी की अक्सरियत मुफाहमती बयानिए के हक में है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े मुशावरती इजलास हो चुके हैं। ये खबर सामने आ रही है कि पार्टी की अक्सरियती अरकान, जिनमें से MNAs, MPAs और सेनेटर शामिल हैं, मुज़ामती बयानिए के खिलाफ हैं। लीगी अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है कि आम इंतखाबात करीब हैं, हमें इस लड़ाई से मिलेगा क्या। इजलास में मियां नवाज शरीफ के मुज़ामती बयानिए के सामने सर तस्लीम खम करने वाले शहबाज शरीफ बज़ाहिर मुफाहमत के रवादार हैं। लीगी सेनेटर्स के मुशावरती इजलास में 12 सेनेटर्स में से सिर्फ परवेज रशीद मुज़ामती बयानिए के हक में दिखाई दिए। दीगर का मौक़िफ़ मुफाहमत या शफाफ इंतखाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का था। PDM इजलास से एक दिन पहले तक शहबाज शरीफ मुफाहमती अमल के लिए मियां नवाज शरीफ के पांव पकड़ने को भी तैयार थे, लेकिन मुज़ामती और मुफाहमती बयानियों ने पार्टी को अजीब मखमसे में डाल दिया है। रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। ना ही मुस्लिम लीग नून किसी से बाहमी मुशावरत खुद कर सकती है, ये फैसले PDM के। हम ये चाहते हैं कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। नून लीग में 2 नज़रियों के इजरा से पार्टी अरकान भी कंफ्यूज्ड हैं। एक रुकन मुफाहमती बयानिए का दिफा कर रहा होता है और दूसरा मुज़ामती बयानिए में सियासी मुस्तकबिल खोज रहा होता है। 2 हिस्सों में बटी नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM में दोबारा शामिल करने पर भी इख्तलाफ राय का शिकार है। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने के कायल हैं, मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके हम नवा पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा शमूलियत पर रजामंद नहीं। कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। जी हम चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी आए हमारे साथ। कंडीशंस कोई नहीं है, सिर्फ एक बदगुमानी है जो कि मुझे उम्मीद है कि बजट सेशन में जब हम सब इकट्ठे होकर बैठेंगे हम ये बदगुमानी दूर कर सकें। शाहिद साहब की राय मोहतरम है, उसको रखा जाएगा उसके सामने। मुस्लिम लीग नून के मुज़ामती और मुफाहमती बयानिए को लेकर पूरी पार्टी मुनक़सिम है। रास्ते 2, बयानिए 2 और क़यादत भी 2 हिस्सों में बराबर मुनक़सिम है। एक तरफ छोटे मियाँ साहब तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ग्रैंड डायलॉग के मुतमन्नी हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा मामलात को वहां लेकर जाने पर बज़िद हैं कि जहां हक मांग कर नहीं छीन कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग नून के 2 बयानियों ने पार्टी अरकान को भी उलझा कर रखा है। किसी को क्लैरिटी दिख रही है, किसी को क्लैरिटी नहीं दिख रही। ही वो क्लैरिटी है को मेरी लीडरशिप अब लेके आई है। आउटलुक तो मियां नवाज शरीफ साहब की ही होगी, वो पार्टी लीडर हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको इंटरवीन करके हमें जो एक डायरेक्शन है या एक यकसुई के साथ एक तरफ जाना है, लेके चीज़ों को उस पर हदायत जारी करनी चाहिए। नून लीग के आपस के इख्तलाफात की तरह अपोजिशन का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ 2 अलग अलग मुहिम्मात चल रही हैं। एक PDM के प्लेटफॉर्म से कि जहां जलसा जुलूस से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम ख्याल सियासी जमातों के साथ हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कर रही है। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान के अंदर रह के हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो कल भी शिकवा कर रहे थे कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आती तो ना वजीर आला पंजाब बच पाते और ना ही वजीर आजम। अपना अपना एजेंडा, अपना अपना नजरिया और अपने अपने अहदाफ, हर एक अपना रांझा राजी करने में मसरूफ है। आज अपोजिशन का मुश्तरका नारा बजट नामंजूर है, मगर याद रहे यही वो अपोजिशन थी कि जिसे चीफ अवामी स्टाफ की तौसी नामंजूर थी, और इसी अपोजिशन को सादिक संजानी बतौर चेयरमैन सेनेट कबूल नहीं थे, मगर फिर सबको कौमी मुफाद अजीज हो गया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
واپس آنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کے اندر سے تو واضح پیغام آ چکا ہے, آپ پیپلز پارٹی ایک نان ایشو ہے, نان ایشوز کے اندر وہ وقت ضائع نہیں کرتے. گو کہ کچھ ڈیمانڈز پیپلز پارٹی نے بھی سامنے رکھی تھیں, انکلوڈنگ کہ قیادت پی ڈی ایم کی روٹیشنل ہو, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ بھی اور لوگ روٹیشنل بیسس پہ آئیں, اور کہ کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی. کیا یہ ابھی بھی آن دا ٹیبل ہیں, یا اب آپ کی طرف سے بھی نو میٹر واٹ آپ بھی دلچسپی نہیں رکھتے؟ شکریہ, آپ نے موقع فراہم کیا مجھے. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نان ایشو ہے, یہ شاید ان کے لیے نان ایشو ہو, لیکن عوام و ناس کے لیے پیپلز پارٹی نان ایشو نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو موقف 20 سپٹمبر کو تھا, آج بھی ہم اس پہ پابند بھی ہیں, کاربند بھی ہیں. اور یہ جو نان ایشو ہمیں کہتے ہیں, ان کا اپنا بیانیہ دیکھ لیں کہ مزاحمت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں مفاہمت چاہیے. تو ہم کیوں انسٹرومنٹل بنے ان کی مفاہمت کے لیے؟ ہمارا آبجیکٹ تو جو ہم نے طے کیا تھا 20 سپٹمبر کو, اس حکومت نجات کا تھا. اس کے لیے ہم نے ایک پیرامیٹرز ڈیفائن کیے تھے, اس کے لیے ایکشن پلان ہم نے دیا تھا. ہم تو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے تھے, لیکن پی ڈی ایم میں یہ جو پاکستان مسلم لیگ این اور جو جے یو آئی کا موقف رہا, وہ تو اس حکومت سے نجات نہیں چاہنا چاہتے. وہ تو شاید اس طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کر کے کوئی ریلیف مانگے. پیپلز پارٹی ڈائلاگ کے خلاف کبھی بھی نہیں رہی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ریلیف کی بات نہیں کرتی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی شاید ان کے لیے نان ایشو ہو, لیکن اس ملک کے لیے پیپلز پارٹی کی اپنی اہمیت ہے, پیپلز پارٹی کی ایک اپنی پالیسی ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, اس پہ ہم کاربند ہیں. اور ہم نے جو فیصلہ 20 سپٹمبر کیا تھا, اس کی ہم پابندی بھی کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم آگے جستجو بھی کریں گے اور رجوع بھی کریں گے. بخاری صاحب, یہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم لائک مائنڈڈ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اینٹی گورنمنٹ ڈرائیو مہم شروع کریں گے. اے این پی تو سمجھ آتی ہے سر, پیچھے بچ کون گیا, اور کیا جماعت اسلامی ساتھ دے گی, اور کون سی سیاسی جماعت ہے؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول نے کہا پروگریسو جماعتوں کے حوالے سے, اور آپ کو سامنے پتہ ہے کہ پروگریسو جماعتیں جو سینٹر آف لیفٹ کی پارٹیز ہیں, وہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارا تعاون بھی رہا. اور پی ڈی ایم میں بھی کوئی ایسی جماعتیں اور بھی ہیں جو پروگریسو اپروچ کی جماعتیں ہیں, اور ان سے بالکل رابطہ ہمارا ہے بھی, اور مزید رابطہ ہوگا بھی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے طے کیا تھا 20 سپٹمبر 2020 کو, ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی دیگر جماعت نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے, وہ اس کی اپنی اپروچ ہے ٹورڈز پاکستان پالیٹکس. سو دیگر 8-9 جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں, مائنس پی ایم ایل این, کیونکہ شاید پی ایم ایل این کو آپ پروگریسو نہیں سمجھتے, مائنس پی ایم ایل این, جو دیگر جماعتیں, ان سے آپ رابطہ کرے گی پیپلز پارٹی, اور ان کو کہیں گے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی ان کیمپینز اور مہم کا حصہ رہیں, اور پھر آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس مہم اور کیمپین کا ساتھ ہی سائملٹینیسلی حصہ رہیں. سے تو کھچڑی پک رہی ہے ادھر. میں تھوڑی سی بات کلیریفائی کر دوں کہ پی ڈی ایم وداؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی از نان ایگزسٹنس. اے این پی کے بغیر اور پیپلز پارٹی کے بغیر اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. وہ ایک اور جماعتوں کا مجموعہ تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ہے کہ پی ڈی ایم جس کو خود کلیم کرتے کہ ہم اس کے عہدیدار بھی ہیں اور سربراہی بھی ہمارے پاس ہے, وداؤٹ پیپلز پارٹی اور اے این پی وہ 16 مارچ کے بعد 1 انچ فارورڈ موو نہیں کر سکے. اگر کوئی فارورڈ موو کیا ہو تو ہمیں بتا دیں کہ ان کی کیا کارکردگی ہے, انہوں نے اس گورنمنٹ کے خلاف کیا ایجیٹیشنل پالیٹکس کی ہے. اور ابھی بھی جو اناؤنس کیا ہے, جو 2 ڈیز پہلے جو ان کی جو 29 کو ان کی میٹنگ ہوئی ہے, تو کیا انہوں نے ایکشن پلان دیا ہے, کیا ایک جلسے ہی سفیشینٹ ہے اس گورنمنٹ کو آؤسٹ کرنے کے لیے؟ اس گورنمنٹ کو آؤسٹ کرنے کے لیے آپ کو ود ان پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ اپنا موقف قوم کے سامنے رکھنا پڑے گا, اور جو آپ نے طے کیا اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ طے شدہ پروگرام پہ عمل نہیں کرتے گے تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں مہر, جو کل پرائم منسٹر نے جو بات کی, اس نے کہا جناب اپوزیشن تو
NRO मांग रही है और अपोजिशन तो अगर इकट्ठी हो तो अवाम का जो मुतालबा है तो PTI की गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो मीनिंग देयर बाय कि ये प्राइम मिनिस्टर भी समझता है कि अवाम आज तंग है उनसे और PDM ही एक फोरम है जो उनको आउस्ट कर सकती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ पहले भी बड़ा वाज़ेह था, आज भी बड़ा वाज़ेह है। सर मगर वो वज़ीर आज़म इमरान खान PDM को और अपोजिशन को कमज़ोर भी समझते हैं, इस कमज़ोरी का ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन बुनियादी कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर ये यकजा हों तो मेरी गवर्नमेंट को बाहर फेंक सकते हैं। ये एडमिटेड पोजीशन है इमरान खान तो आप की। यकजा होना चाहते हैं सर, कंडीशंस बता दें बुखारी साहब, किन कंडीशंस के ऊपर आप लोग अभी भी आना चाहेंगे? यानी कि आप लोगों ने अभी, ठीक है, आप लोगों ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया मुकम्मल तौर पे, देयर स्टिल एन ऑप्शन। देखिए जी, बात यह है कि जो हमारा एक्शन प्लान था, जो हमारा चार्टर था, पीपल्स पार्टी आज भी उसकी पाबंद है। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो रेजिग्नेशंस का इशू था वो लास्ट ऑप्शन था हमारा, लेकिन मेरा चैलेंज है PDM की क़यादत से कि किसी एक मीटिंग में ये बात अगर तय हुई हो कि लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे हम रेजिग्नेशन देंगे तो हम जुर्मदार हैं, लेकिन ये कभी तय ही नहीं हुआ। और ये बुनियादी बात है उसकी कि कंसेंसस से फैसले होंगे। और इवन जो PMLN के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खुद आपने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को निकाल सके। PDM की जितनी जमातें जिनकी बुनियाद PDM APC में रखी गई थी सर, वो बराबरी के सतह, बराबरी बिल्कुल। बुखारी साहब आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, उस अशाइये पे जो पार्लियामानी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए था, क्या उस अशाइये में, क्योंकि मुझे भी ये कंफर्म किया गया आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, इवन सम ऑफ द पीपल जो शरीक थे शुरका में से आपकी रैंक्स में, कि अनऑफिशियली वापस दावत दी गई थी PDM का हिस्सा बनने के लिए, क्या ये बात वाकई शहबाज शरीफ साहब ने की थी? देखिए जी, शहबाज शरीफ की जो कैपेसिटी, आप उस कैपेसिटी को देख लें। एक तो उनकी कैपेसिटी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक है कि जब वो रिहा होके आए हैं तो वो सरबराही इजलास में एज अ कंपोनेंट ऑफ अ PDM वहाँ जाते हैं, और उनका मौक़िफ़ भी कैटेगोरिकली उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि किसी को इख्तियार नहीं इसको निकालने का। मैं समझता हूँ कि ये दो जमातें जो PDM में थी, ये अपने फैसले मुसल्लत करना चाहती हैं। फैसले वो जो कंसेंसस से हम उनको मारने को तैयार हैं। हमारा जी, शहबाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता इन्विटेशन एक्सटेंड की थी, हाउएवर इनफॉर्मल। नो, शहबाज शरीफ ने ये ज़रूर कहा कि अपोजिशन को मिल के चलना चाहिए, और हमारा ये मौक़िफ़ था कि जब उनकी 29 को मीटिंग हुई तो हमने कहा शहबाज शरीफ को आप लीडर ऑफ अपोजिशन तो ज़रूर उनसे बात सुनेंगे, लेकिन अगर वो नुमाइंदा बन के आए मरियम नवाज शरीफ साहबा का और JUI का, तो फिर हम बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया वो इत्तेहाद को आगे लेके चलने का नहीं था। उनका मौक़िफ़ इत्तेहाद को तोड़ने के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब मौजूद थे। खुशामदीद कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब को, साबिक वफाकी वज़ीर कॉमर्स रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। दस्तगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर आपने सुना PDM पीपल्स पार्टी के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करती, गैर फाल है। उसी कमज़ोरी का सबब जो है आज वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि अपोजिशन जो मुनक़सिम है, और उसके बाद जो हम देख रहे हैं PMLN जो अंदर से मुनक़सिम है, उसकी वजह से हुकूमत को भी कोई टफ टाइम नहीं दिया जा सकता। सर पहले तो ये बताइएगा, शहबाज शरीफ भी कहते हैं तमाम मामलात पार्लियामान में हल करेंगे, तो क्या ये पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ ना हुआ? नहीं, हमारे सामने दो ट्रैक्स हैं। एक तो फौरी तौर पर बजट का मामला दरपेश है, जहां अपोजिशन ने पाकिस्तान के गरीबों की, बेरोजगारों की, मेहनत कशों की, किसानों की आवाज बनना है, और उसमें हम सब इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे होकर एक मुश्तरका लाए अमल से इस बजट की मज़ामत करेंगे। लेकिन जो एजेंडा PDM ने 20 सितंबर 2020 को जिस पर दस्तखत किए थे, वो अपनी जगह पर खड़ा है कि पाकिस्तान की सियासत में से और जमहूरियत में से हमें जो मावराए आइन मुदाखलत है उसको खत्म करना है, हमें मिसिंग पर्सन्स को आज़ाद कराना है, हमें मीडिया को आज़ाद कराना है,
जिसके ऊपर एक और नया ऑर्डिनेंस जो है वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे मीडिया की गर्दन मरोड़ने की तैयारी कर रही है हुकूमत। सर, ये सारे मामला पार्लियामान के अंदर नहीं देखे जा सकते? पीडीएम का एजेंडा और है, पार्लियामान के अंदर एजेंडा और है। क्या आप दो मुख्तलिफ हुकूमतों से लड़ रहे हैं? नहीं, हमारा एजेंडा जो है पार्लियामान के अंदर तो हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन पार्लियामान के बाहर जो पीडीएम का एजेंडा है, मैं फिर कहूंगा कि वो मावराए आइन जो मुदाखलतें होती हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उसकी मज़ामत भी तो करनी है ना जी हमें, कि ताकि अगला जो भी इंतखाब हो। तो सर फिर आपके इस लॉजिक के तहत तो शहबाज शरीफ साहब को अंदर बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक नए इमरानी मुआहिदे, एक ग्रैंड डायलॉग का जिक्र करते हैं विद ऑल स्टेक होल्डर्स, और पीडीएम में तो इसकी गुंजाइश है नहीं, जिस तरह मरियम साहिबा ने बड़ा वाजे करके बता दिया। तो फिर शायद पीडीएम में मरियम साहिबा को होना चाहिए और पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ को होना चाहिए। नहीं, पीडीएम में भी शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मुंतखब सदर हैं और वो पूरी तरह वहाँ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी उन्होंने की भी है और करेंगे भी। इशू सिर्फ यही है कि आप ये समझे कि अगर आप मैं इसको जंगी जबान में इस्तेमाल करूँ, वो ये है कि जो बजट है वो एक टैक्टिक है और जो पीडीएम है वो एक स्ट्रेटजी है। तो एक जो हिकमत अमली वक्ती तौर पे बजट पे मज़ामत करनी है, लेकिन जो लॉन्गर टर्म गोल है वो पाकिस्तान को जो जमहूरिया असली उसका नाम है, रिपब्लिक वर्दी ऑफ इट्स नेम, वो बनाना है, जहां जर्नलिस्ट को उनके घरों में लोग घुस कर ना मारें, जहां अपोजिशन को बगैर सबूतों के 20-20 महीने जेल में ना फेंका जाए, जहां कश्मीर के और अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो पार्लियामान में मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से हल किए जाएं, ना कि एक वैक्यूम में। अच्छा, मगर सर ये तो आप जितने भी इसे नए अलकाबात से नवाजें, नए एजेंडास की तारीफ कर दें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के ऑपोजिशन भी मुनकसिम है, पीएमएलएन भी मुनकसिम है। पहले तो मैं आपकी राय चाहूंगी, आपने बड़े अहम मनसब संभाले हुए हैं, क्या आपको लगता है कि एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है? जी, ग्रैंड नेशनल डायलॉग वैसे तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास फोरम नहीं है जिस पर हम ये मिलके, सेनेट का इसमें 12 जिक्र हुआ जहां मुख्तलिफ तौर पर आए भी हैं। अभी तो हमारा एजेंडा जो पीडीएम के जरिए हम परसू कर रहे हैं वो यही है कि भी अपने एक अवामी मोबिलाइजेशन के जरिए। सर आप फिर कह रहे हैं आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। माजरत के साथ सर, जुबैर साहब घंटा पहले कह रहे थे पार्लियामान ही वो प्लेटफॉर्म है जिधर ग्रैंड डायलॉग किया जा सकता है, आप कह रहे हैं प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। कल को आप कह रहे थे कि ये जाती राय शाहिद खान अब्बासी साहब की पॉलिसी नहीं है, मरियम साहबा कहती हैं वो उनकी राय है, मेरी राय है, पीडीएम की राय है, बिल्कुल इसी तरह साबित हुआ। ये सारा कुछ हम इब्तिदाई में दिखा चुके हैं। तो सर क्या बात है ये, जिस तरह अभी नहीं, जो अभी बहुत ही हमारे मौक्कर तज्जिया निगार हैं फाद हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि एलिफेंट इन द रूम, जो कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जिसका आईनी तौर पर पाकिस्तान के सियासी मामलात में और जमहूरी अमल में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है। हमने खुद देखा इस हुकूमत के दौरान कि जब बालाकोट पर हमला हुआ, ठीक है सर, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट, एब्सोल्युटली नॉट कंटेस्टिंग दैट, अस्करी क़यादत से कहा कि जी वो अपोजिट से बात करें, तो जब उनका एक रोल है तो सर मैं ये कंटेस्ट ही नहीं कर रही खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि चाहे कमरे के अंदर हाथी हो, शेर हो या गीदड़ हो, आप लोगों ने करना क्या है उसके साथ? ये फैसला नहीं कर रहे। आपका एक ग्रोह कहता है कि उसको ना छेड़ो, दूसरा कहता है कि उल्टा लटका दो, तो करना क्या है सर? ग्रैंड डायलॉग करना है, नहीं करना, किधर करना है, क्यों करना है, क्या चाह रही है पीएमएलएन? कोई पहली बात मैं वाज़ेह कर दूं, कोई उल्टा लटकाने की बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब 73 सालों के बाद, जिनमें से 38 साल उनकी बराह रास्त हुकूमत रही है, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमतों के जो असल मालिक हैं उनको ये मलकियत वापस की जाए, जो पाकिस्तान की अवाम है, जिसको वोट डालें वही हुकूमत बने। मैं इस पे भी इत्तफाक करती हूँ सर। आप फिर मेरा क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं खुर्रम साहब, आप मुझे बता रहे हैं आप चाहते क्या है। मैं समझती हूँ आप क्या चाहते हैं, आप उसको पाए तकमील तक पहुंचाना कैसे चाहते हैं ये ना मैं समझ रही हूँ, ना आवाम समझ रही है, ना पीएमएलएन के अंदर लोग समझ रहे हैं। सर इसको एक नए इमरानी मुआहिदे के तहत इंश्योर कराएंगे जो सिविलियन बालादस्ती का आप जिक्र कर रहे हैं, या आप इसको मुजामत यानी पावर टॉक्स टू पावर द वे मरियम सेज डायरेक्टली उस रास्ते से आप इसको इंप्लीमेंट कराएंगे? रास्ता कौन सा चूज करना है? जी, रास्ता तो अवामी मोबिलाइजेशन का है, मज़ामत का है। उनको ये बावर कराना है कि पाकिस्तान के अवाम अब ये चाहते हैं
کہ وہ اپنی قسمت کے مالک ہوں اور آئین میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے. یہی راستہ ہے عوامی موبلائزیشن کے ذریعے جو ہم نے چنا ہے. وہ ابھی جلسے ہوں گے, مزید گفتگو ہوگی, نئے راستے کھلیں گے. اور مجھے یہ بھی بڑی امید ہے کہ اگرچہ اس وقت ایک فیصلہ ہے پی ڈی ایم کا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نہیں لینا, لیکن جب بجٹ میں ہماری تقریباً روزانہ ہی گفتگو ہوگی تو بجٹ میں جب ہم ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ بجٹ کے دوران نئے راستے کھلیں گے. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کلیئرٹی ابھی بھی پی ایم ایل این میں نہیں پائی جا رہی. گرینڈ ڈائیلاگ چاہیے, نہیں چاہیے, لڑنا ہے یا پیار سے بات کرنی ہے, پارلیمان کا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے یا احتجاج اور ریلیوں اور جلوسوں سے ہی سویلین بالادستی انشور کرنی ہے. ابھی تک تو نہیں ہے اس کے اوپر کلیئرٹی. بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کچھ ایریاز میں کلیئرٹی ضرور ہے. جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان میٹھی دوستی کی چاشنی کو کڑواہٹ میں بدلنے والا چینی کمیشن اپنا اثر 1 سال گزرنے کے باوجود دکھا رہا ہے. اس 1 سال کے دوران انکوائری کمیشن بنا, رپورٹ سامنے آئی, جہانگیر ترین کے خلاف کیسز شروع ہوئے اور جہانگیر خان ترین گروپ تشکیل پایا. اور یوں لگتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, کیونکہ جن شوگر ملوں کے خلاف پہلے مرحلے میں کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کا حکم وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دے دیا گیا ہے, ان میں سے ایک جہانگیر خان ترین کی JDW بھی ہے. FIA حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 38 شوگر ملوں کے خلاف 110 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے مکمل ثبوت موجود ہیں, جبکہ سٹے کی بنیاد پر 14 کیسز بھی FIR میں دائر کیے جا چکے ہیں. JDW گروپ کے خلاف 5 ارب روپے مالیت کی 3 FIRs کارپوریٹ فراڈ کی مد میں دائر کی گئی ہیں, اور رمضان شوگر ملز اور العریبیہ شہباز شریف خاندان کی ملکیت شوگر ملز ہیں, جبکہ خسرو بختیار خاندان کی الائنس شوگر مل میں 34% شیئرز چودھری مونس الہی اور 20% خسرو بختیار کے بھائی مخدوم عمر شہریار کے شیئرز ہیں. رمضان شوگر مل کے خلاف بینکنگ فراڈ کے تحت 20 بوگس اکاؤنٹس بنائے گئے اور اس سے 25 ارب روپے مبینہ طور پہ بیرون ملک منی لانڈرنگ کی گئی. ہماری خبر کے مطابق ناظرین جن شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں پہلی جہانگیر خان ترین کی JDW, دوسری شریف خاندان کی شوگر ملز اور تیسری چودھری وحید کی ہنزا شوگر مل شامل ہیں. یہاں اہم بات یہ ہے کہ شوگر کمیشن رپورٹ میں JDW پر الزام عائد کیا گیا کہ یہ گروپ ڈبل ریکارڈز, اوور اکاؤنٹنگ اور انوائسنگ, کرشنگ کیپیسٹی میں غیر قانونی اضافہ, فاروقی پلپ کے ذریعے کوپریٹ فراڈ, ذخیرہ اندوزی اور بے نامی خریداری میں ملوث رہا ہے. رپورٹ میں ہنزا شوگر مل کے حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ گروپ ڈبل بکس, بے نامی فروخت, سٹے بازی اور ذخیرہ اندوزی کا مرتکب ہے. 2018-19 میں کسانوں سے سرکاری ریٹ سے کم یعنی کہ 140 روپے فی من گنا مبینہ طور پہ خریدا گیا, جس سے 710 ملین روپے کا فائدہ اٹھایا گیا. اسی طرح غیر قانونی طور پر کرشنگ کیپیسٹی میں اضافہ بھی کیا گیا اور پلانٹ میں جدت لانے کے لیے 42.5 ملین روپے کا غیر قانونی ٹیکس جو ہے وہ کریڈٹ حاصل کیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جن شوگر ملوں کے خلاف کارروائی پہلے مرحلے میں ہوگی ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل یعنی کہ سیاسی بنتا ہے. پہلے جہانگیر خان ترین کی JDW جہانگیر خان ترین گروپ کو نیوٹرلائز کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے. دوسرا العریبیہ اور رمضان شوگر ملز PDM کی بڑی جماعت مسلم لیگ نواز کو بیک فٹ پر لایا جا سکتا ہے. اور تیسری ہنزا شوگر مل کے خلاف کارروائی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ کارروائی اکراس دا بورڈ کی جا رہی ہے. آج ہی سینٹ اجلاس کے دوران شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. چینی کمیشن رپورٹ کی وجہ سے تو ریکوریز بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, مگر یہ اہم بات یہ ہے کہ حکومتی اتحادیوں کے خلاف کوئی کارروائی تاحال نہیں دیکھنے کو مل رہی, جیسے خسرو بختیار, ہاشم جوان بخت اور ان کے بھائی عمر شہریار کا RY کے گروپ, کیونکہ اگر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو شاید جہانگیر خان ترین گروپ کے طرز پر جنوبی پنجاب محاذ کے اندر سے خسرو ممتاز گروپ بھی بن سکتا ہے. ساتھ ہی اگر الائنس شوگر مل کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو چودھریز آف گجرات ناراض بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو پنجاب کی حکومت کا دھڑم تختہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس تمام صورتحال میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ جب جہانگیر خان ترین نے پہلا اجلاس کیا تھا تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے تحت ڈاکٹر رضوان کو شوگر ملز کے خلاف تفتیش کرنے والی FIA ٹیم سے الگ کر دیا گیا تھا, مگر 2 روز قبل ہی اب ایک بار پھر ان کی تعیناتی کی گئی ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق جہانگیر خان ترین کی گرفتاری کے لیے ورکنگ پیپرز پر کام شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. آج ہی دوران سماعت ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے ریمارکس دیے کہ اس سٹیج پر کیسے افسر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی شو کاز جاری کرتے ہوئے جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے ضمانت پر 11 جون تک ان کو ضمانت میں توسیع بھی دے دی گئی. آج بھی جہانگیر خان ترین عمران خان سے مایوس دکھائی دے رہے تھے. ملاحظہ کیجیے.
प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अली जफर रिपोर्ट भी बहरहा अभी तक ऑन पेपर नहीं आई बकौल जहांगीर खान तरीन। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक विद सम गुड न्यूज़ फॉर द कंट्री। वापस आने का शुक्रिया नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो बॉन्ड्स का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया है। $50 करोड़ के ग्रीन यूरो बॉन्ड्स को वापडा ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मुतारिफ करवा दिया है। आलमी सरमायाकारों की जानिब से ग्रीन यूरो बॉन्ड्स की $500 मिलियन ऑफर रखी गई थी, मगर इसकी बोली ऑफर से 6 गुना ज्यादा $2.88 अरब लगी है। बोली देने वालों में बड़ी बड़ी सरमायाकार कंपनियां शामिल हैं। ये बैनुल-अक़वामी मार्केट में पाकिस्तान पर खुले एतमाद का इजहार है। हालांकि इसके लिए कोई रियासती गारंटी, सॉवरेन गारंटी भी नहीं रखी गई। ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का मकसद दियामीर भाषा डैम और मोमन डैम की तामीर के लिए कर्जों से निजात है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जियोपॉलिटिकल वजूहात की बिना पर इन मंसूबों के लिए फंड्स देने से इनकारी थे, मगर अब ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा से इन डैमों की तामीर मुमकिन हो पाएगी। मोमन डैम से 0.8 गीगावाट और भाषा डैम से 4.8 गीगावाट बिजली हासिल होगी। 10 साल के लिए जारी करदा इन बॉन्ड्स पर शरह सूद 7.5% है और ये बॉन्ड्स हुकूमत की किसी माली मुआवनत के बगैर जारी किए गए हैं। पाकिस्तान बॉन्ड्स का इजरा जो चंद माह कबल ही हुआ, उस पर इंटरेस्ट रेट 6.5 से 7% है। ग्रीन यूरो बॉन्ड पर शरह सूद थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन किसी गारंटी के बगैर ये शरह इतनी ज्यादा नहीं। तवील अरसे बाद होने वाले फवायद को देखा जाए तो ये महंगी कीमत नहीं। ये जहन में रखिए नाजरीन, और ये बहुत ज़रूरी है कि मोमन डैम, भाषा डैम और दासू डैम तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल अहम तरीन मनसूबे हैं और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं। पहली बार एक पाकिस्तानी बैंक HBL ने 3 दीगर बैनुल-अक़वामी बैंकों से शराइत से इस ऑफर के लिए अपना हिस्सा भी लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं HBL के चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन भी हैं। औरंगज़ेब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, एक तो कंग्रेचुलेशंस आपको और आपकी टीम को, मगर चंद सवालात ज़रूर वजाहत कर दीजिएगा। सर, एक तो ये बॉन्ड जो है इट हैज़ बीन ओवर सब्सक्राइब्ड 6 टाइम्स, तो इसको बताइए, इसका क्या ये मतलब नहीं है कि ये पुअरली प्राइस रहा है या इसकी कीमत का अंदाजा सही तौर पर नहीं लगाया गया? क्या कूपन और इसके जवाबित जो हैं वो वापटा के लिए ज्यादा साजगार बनाए जा सकते थे? मेहर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, और जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मुल्क के लिए, बिकॉज द नंबर ऑफ फर्स्ट दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट। पहली बात तो ये है कि एक स्टेट ऑन एंटरप्राइज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर रही है, सॉवरेन गारंटी के बगैर एक्सेस कर रही है, और वो भी ग्रीन इन्वेस्टर्स को कर रही है। तो देखिए, ये जो पहली दफ़ा ये डेब्यू, जो हम डेब्यू कहते हैं कि पहली दफ़ा एक ग्रीन बॉन्ड इशू हुआ है पाकिस्तान की हदूद से बाहर, तो इसमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन आई है, और देखें ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो आई है, ये उसकी जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, 201 इन्वेस्टर्स आए हैं इस डील में, और उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। गोल्डमैन सैक्स उसमें है, एशमोर है, ब्लैक रॉक है। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत शऊर रखते हैं, जो अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अब आइए जिस बात पे आपने जिक्र किया कि इससे हम बेहतर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। देखिए, ये डेब्यू बॉन्ड है। वापडा का जो इस वक्त मिशन है कि उन्होंने 10 डैम बनाने हैं 2018 और 2028 के दरमियान। तो दिस इज नॉट अबाउट द फर्स्ट $500 मिलियन। दे आर गोइंग टू कीप ऑन गोइंग बैक टू दिस इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। और जैसे अभी आपने जिक्र किया, और बिल्कुल सही जिक्र किया, कि अभी तक वापडा की फंडिंग क्या होती रही है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती रही हैं, मल्टीलैटरल वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस किस्म की इमदाद आती रही है। पहली दफ़ा, और मैं जनरल मुजम्मिल साहब को और वापडा की टीम को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, स्टेट बैंक को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि देखिए, ये चीज़ ऐसे नहीं हो जाती। दिस डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। एब्सोल्युटली। दिस प्रोसेस स्टार्टेड बैक इन 2019, राइट। 2 साल का अरसा लगा। और 2 अरसा का अरसा क्यों लगा? क्यों S&P,
मूडीज़, फिच, ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं जिन्होंने आके वापडा को रेट किया, और हम बहुत इसमें वी आर ऑनर्ड, हमने आज भी जिक्र किया है, वी आर ऑनर्ड कि वी वर पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद वापडा के उनकी जो रेटिंग हुई है वो सॉवरन के बेसिस भी हुई है। दूसरा देखिए महर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक ग्रीन फ्रेमवर्क है। अब ग्रीन फ्रेमवर्क क्या है? इनको हम ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं, इनको हम क्लाइमेट बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। ये हर वो मंसूबे पे हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ साफ पानी हो सकता है, सस्टेनेबल प्रोसेसेस हो सकते हैं, ग्रीन एनर्जी हो सकती है, डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। तो ये एक ऐसी बात नहीं है कि एक ही दफ़ा हमने जाना था और उस पर हमने प्राइसिंग लेकर आ जानी है। वापडा को बार बार जा सकते हैं, और उसके अलावा बहुत कंपनीज इंशाल्लाह जाएंगी टैपिंग द सेम कैपिटल मार्केट। ये तो बड़ा दिलचस्प अमर है। एंड औरंगजेब साहब, आई विल आस्क यू मोर अबाउट दिस, बट पहले फरमाइएगा 7.5% रेट में कंट्री रिस्क यानी कि मुल्की खतरे का आंसर कितना है, और क्या इसमें बेहतरी देखने में आई है आपके मुताबिक 2017 में जब नून लीग के दौर में भी जारी होने वाले सकूक बॉन्ड से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां सॉवरन बॉन्ड इशू हुआ था वो भी बड़ा सक्सेसफुल इशू था। जैसे महर आप जानती हैं, $2.5 बिलियन उससे रेज किया गया। ये इतनी बड़ी खसूसियत है कि एक कंपनी ने, एक पैरास्टेटल, जिसको हम टेक्निकली पैरास्टेटल कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, इसने सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट के जो डिफरेंशियल से ये जो इशू है ये रेज किया है। सो बाय ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, देखिए जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि $500 मिलियन लेने गया था वापडा, $3 बिलियन की ऑफर्स आई, तो उसकी वजह से जो प्रीमियम होता है एक कॉर्पोरेट का बाहर जाने का ओवर अ सॉवरन इशू, और मैं दूसरे मुल्कों में भी काम करता रहा हूँ, इसी बिजनेस के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ, इससे बेहतर प्रीमियम जो है 20 बेसिस पॉइंट का बहुत कम देखने में आया है। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड टू वापडा। Okay, so but you didn't tell me how much is the credit risk out of the the country risk out of 7.5%? Country risk component. देखिए, कंट्री रिस्क तो वहीं आके इशू हो जाता है ना, जहाँ देखें सॉवरन आता है वहाँ कंट्री रिस्क का एलिमेंट आ जाता है। अच्छा, तो ये एट बेस्ट 20 बेसिस पॉइंट है ओवर दैट कंट्री रिस्क, और ये मैं तो ये कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह हमारे नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, दे शुड ऑल्सो गो आउट नाउ इनटू द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, बिकॉज देखिए महर, इसमें बात ये है कि दिस इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई योर फंडिंग बेस। आपको ग्रांट्स भी मिल सकती हैं, आपको मल्टीलैटरल सपोर्ट भी मिल सकती है, लेकिन आपको बैंकों की, डोमेस्टिक बैंक्स की, हमारे जैसे बैंकों की भी सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन ये एक और एवेन्यू अब खुल गया है कि आप अपने, स्पेशली जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं जहां 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल पेमेंट्स बिल्कुल आती हैं आखिर में, बिल्कुल, तो ये एक एवेन्यू ऐसा खुल गया है। और ये जिस एतमाद का इजहार किया गया है कि देखिए 6 टाइम्स सब्सक्रिप्शन इज ए ह्यूज थिंग, तो जिस किस्म का एतमाद का इजहार किया गया है, तो हम तो अपनी पूरी क्लाइंट बेस को कह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कि आइए अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सो यू मीन कि इससे इंसेंटिव या इससे इंकरेज हो सकता है PSOB, सुइज भी, ये दीगर भी ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि और दीगर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हैं, लिक्विडिटी भी हैं, मां सवाए सिर्फ रुपी के या हमारी लोकल करेंसी के। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बिकॉज मैं तो सिर्फ ग्रीन इन्वेस्टर्स और ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ऑन द बैक ऑफ द सॉवरन बॉन्ड, कन्वेंशनल बॉन्ड्स जो हैं उसमें भी इस वक्त जो एपेटाइट है मुल्क के लिए, और हमारे जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 5 साल 10 साल पे हैं, उन सबको इससे बहुत जो है इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि दे हैव नाउ येट अनदर फंडिंग सोर्स from the top international investors around the world. औरंगजेब साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद जो रेवेन्यूज होंगे, क्या वो एक नेचुरल हेज फराहम करेंगे इन केस US और रुपी के अंदर फ्लक्चुएशंस पैरिटी में देखने को मिलती हैं? विल दैट बी अ नेचुरल हेज वंस यू रेवेन्यूज आना शुरू हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट?
देखिए, जो हेजिंग का तो सिलसिला ये है कि जो एक्सपोर्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो एक नेचुरल हेज आ जाता है। जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये हेज नेचुरली नहीं आता है, लेकिन जिस कॉस्ट पे ये चीज़ रेज की गई है, इट बिकम्स ए वेरी वेरी वायबल प्रोजेक्ट फंडिंग बेस, बिकॉज देखिए ये 10 साल के लिए है, ये 15 साल के लिए है, 20 साल के लिए है। और स्पेशली मेयर, मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है और जो होनी भी चाहिए, स्पेशली इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, उसमें भी ये जो ये इस किस्म की फंडिंग जो है वो बहुत मौजू होगी। सो आपको ये क्या लगता है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये तवील मुद्दती कर्जे का जो मंसूबा वापडा के लिए ये जो मुफीद होगा और कर्ज पर लिए गए सूद और असल रकम की अदायगी की वजह से वापडा पर बढ़ते दबाव में भी कमी आएगी विद टाइम? डू यू फील दैट इज द केस? विल इट हेल्प रिड्यूस द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट? जी बिल्कुल आएगी। और इसमें देखिए कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि वापडा को 10 डैम्स बनाने हैं ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और इसमें आपने भी पहले जिक्र किया है, अपने इंट्रोडक्शन में भी किया है कि इसके दोनों फ़वाइद हैं मुल्क के लिए। उसमें वाटर स्टोरेज का भी एलिमेंट है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 10,000 मेगावाट की बिजली जो इसमें इस हाइडल पावर से पैदा होगी। देखिए, इसको इस सिलसिले में भी सोचना चाहिए कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जो हमने ऑयल नहीं मंगवाना और चीज़ें नहीं मंगवानी, और इस सूद पे और इस रकम पे अगर आपको ये इस किस्म की फाइनेंसिंग मिल सके तो दिस इज़ वेरी वेरी वायबल फॉर वापडा, नॉट ओनली फॉर वापडा, आई वुड से फॉर लॉट ऑफ आवर प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। सर, ऑल्सो औरंगजेब साहब, इज इट पॉसिबिलिटी कि फॉलो ऑन इशूज़ जो होंगे दे माइट डिमांड लेस ऑफ अ प्रीमियम गिवन कि इन्वेस्टर का, सरमायाकार का, जब आफ्टर दिस प्रोजेक्ट एक दफ़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पाकिस्तान में एंड इन्वेस्टिंग इन लोकल प्रोजेक्ट्स है? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, एक तो जो जिस किस्म की डिमांड आई है वो डिमांड, देखिए मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि मैं वापडा और उनकी मैनेजमेंट, जनरल मुजम्मिल साहब जो मेंबर फाइनेंस है, मैं यू नो द काइंड ऑफ डिलीजेंस दैट दे वेंट थ्रू, क्योंकि देखिए ये एक इन सम सेंस स्टैंड लोन प्रोजेक्ट था, राइट? इन्होंने अपनी बैलेंस शीट के मुकाबले में जो इनके प्रोजेक्ट्स था, जो इनका विजन था, जो इनकी प्रोजेक्शंस थी, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स ने इन पे एतमाद शो किया है। दिस इज़ नॉट सम बैकस्टॉप गारंटी कि जो गारंटी है उसके बेसिस पे किया है। इसी तरह जैसे कॉर्पोरेट्स आगे आएंगे और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आएंगी who have the strength of their balance sheet, who have the strength of their management, and therefore they can have that kind of credibility to go in front of international investors and present their case. इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि 6 टाइम सब्सक्रिप्शन आई हो। So this is an overwhelming response both on the management and the type of projects that WAPDA is running, and of course on the country. So to answer your question, absolutely, I think it's a first. It's a first that has gone into the international capital markets from a corporate world without a sovereign guarantee. I think अगर इंशाल्लाह इसी तरह की diligence के साथ हम आगे चलें तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। और देखिए, हमने पहले भी ये जिक्र किया है, आज भी जो तकरीब में जिक्र हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की कि यू नो चाइना वाज नोवेयर, और उनके बारे में कहा ही जा जाता है फ्रॉम ए ग्रीन बॉन्ड पर्सपेक्टिव दे वेंट फ्रॉम जीरो टू हीरो बिकॉज दे हैड अ क्रेडिबल स्टोरी, और वो क्रेडिबल जो मैनेजमेंट थी एंड अ क्रेडिबल स्टोरी। इसी तरह की जो क्रेडिबल स्टोरी हम बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड ESG प्रिंसिपल्स, और जिस तरह हम आगे लेकर जा रहे हैं वो इंशाल्लाह जो हमारे विंड पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे क्लीन वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं इन द फॉरेस्ट्री, राइट? अगर हम बिलियन ट्रीज की बात कर रहे हैं, 10 बिलियन ट्रीज की कर रहे हैं, ultimately you can go on the back of this discussion and access the international capital markets. That's just the green part of it. I would say on the conventional part of it as well कि वापडा ने अब ये कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत बड़ा एक एवेन्यू
जो है खोल दिया है इवन इन द कन्वेंशनल बॉन्ड्स। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO HBL। once again it's great news for the country. Let's hope investors become more comfortable with the risk here कि हम कम से कम प्रीमियम्स आने वाले दिनों में भी देखें। दैट्स छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म का दो टोक अल्फाज में कहना था कि कश्मीरियों के खून पर इंडिया से तजारत नहीं हो सकती। अगर हम इस वक्त इंडिया से ताल्लुकात मामूल पर लाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी गद्दारी करेंगे। कुछ अरसा कबल नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने इंडिया के साथ तजारत की बहाली से मुतल्लिक वज़ारत कॉमर्स की समरी मुस्तरद कर दी थी। ये समरी दोनों ममालिक के आला अस्करी और सिविलियन हुकाम के राब्तों के बाद इमरान खान की काबीना को भेजी गई थी और चीफ अवामी स्टाफ कुछ अरसा कबल ही सिक्योरिटी डायलॉग की इख्तितामी तकरीब में वाज़े कर चुके थे कि अब वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। भारत से ताल्लुकात में पॉलिसी शिफ्ट की ये ही खबर चीफ अवामी स्टाफ ने सहाफ़ियों से एक ब्रीफिंग में भी दोहराई थी, मगर इस ब्रीफिंग के चंद ही दिन बाद इमरान खान ने भारत से ताल्लुकात आगे ना बढ़ाने का अंदिया दिया था और वो भी एक जर्नलिस्ट से 4-5 जर्नलिस्ट से मीटिंग में ही कहा था। लेकिन अब अवाम से टेलीफोनिक राब्ते में दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि जब फौज हुकूमत करती है तो बदकिस्मती से उनको इदारे कमज़ोर करके हुकूमत में आना पड़ता है, अदलिया और दीगर इदारों पर कंट्रोल करके उनको अपने नीचे लाना पड़ता है। गोया वज़ीर आज़म खुशगुमान है कि अब इदारे और उनकी हुकूमत इतनी मजबूत है कि खारजी मामलात पर अहम फैसले कर सकती है। क्या वाकई वज़ीर आज़म इन तमाम फैसलों के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार ही महसूस कर रहे हैं? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर राना साहब मौजूद हैं। आमिर राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। सर, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऊपर अपनी आज़ाद राय और अपने फैसले खुद ले रहे हैं? आज ये भी देखना होगा कि वो किन कंपल्शंस और हालात के अंदर ये अपने आप को असर्ट करना शुरू किया है। वो जाहिर है कि उनके पेश नज़र अभी अगला इलेक्शन भी है और वो कोई ऐसा कोई क्रिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहते जो उनकी अपनी सियासी साख के ऊपर हरफ आए या उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात अगले इलेक्शन में पैदा हों। तो ये कॉन्टेक्स्ट मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अदर और इसके ऊपर जो सबसे अहम चीज़ हो रही है वो जो नेशनल इंटरेस्ट है, मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। और वो जो एक बात की जाती थी कि दोनों फरीक जो हैं वो एक सेम पेज के ऊपर हैं, वो अब ग्रेजुअली लग रहा है कि अब शायद हालात जो हैं सिविल मिलिट्री तनाव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। मगर आमिर साहब देखें, कश्मीर के ऊपर जो भी आर्टिकल्स हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वी डोंट अग्री टू इट, हम तो उसको मानते नहीं हैं। तो 370 रिवोक करना ऑन ग्राउंड एसेंशियली मीन्स कि आप डेमोग्राफिक चेंज को रोकें, हुर्रियत लीडरशिप और दीगर रहनुमाओं को जो पाबंद सलासिल किया है उनको रिहा करें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ख़त्म करें, अपनी नफरी जो है उधर उसको पुल बैक करें। दैट्स व्हाट इट एसेंशियली मीन्स। क्या ये होता आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर तो जो प्रिंसिपल पोजीशन है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुतल्लिक उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही रहा है और उसको कंडीशन करना मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर की रेजोल्यूशंस के जो वहाँ पे स्टेटस जो चेंज हुआ है उसके साथ मुंसलिक करना, मेरा ख्याल है कि इसका उनका एक डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान की वैसे असूली पोजीशन तो हमेशा से ये रही है कि पाकिस्तान कंपोजिट डायलॉग की तरफ जाएगा और कंप्रहेंसिव डायलॉग करेगा जब भी बातचीत शुरू होगी। और उसके अंदर जाहिर है कि जो असूल तय हुए हुए हैं इंडिया के साथ ऑलरेडी कंपोजिट डायलॉग के, उसके अंदर कश्मीर जो है वो मसले के अहम फैक्टर के तौर के अंदर उसमें शामिल है और रहेगा जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत। मगर आमिर साहब, हाल ही में दोनों हुकूमतों ने रीओपन किया बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स, एक बार फिर कनेक्ट हुए और कहा गया कि एक मॉडेस्ट रोड मैप टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग टाइज, हम उसको तरजीह दे रहे हैं। टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भारत और पाकिस्तान से दुबई के अंदर भी सीक्रेट टॉक्स के अंदर मिले, जो बाद में पता लगा इट वाज फैसिलिटेटेड बाय द यूएई गवर्नमेंट इन जनवरी। सो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो बात कहीं नहीं जा रही क्योंकि एक टाइम पे ये हो रहा है, उसके बाद चीफ का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, खान साहब डटे हुए हैं। डू यू सी के खान साहब अपने पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर डट जाएं तो कहीं ये सफ़ा तो नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है।
क्योंकि खान साहब का पॉलिटिकल कैपिटल अब दो चीज़ों के ऊपर होता है, खान साहब की गवर्नमेंट नहीं, आपको ज़्यादा पता सियासी तजियाकार के तौर के ऊपर कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है गवर्नेंस लेवल के ऊपर, इकोनॉमी, और फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके ताल्लुकात दुनिया के साथ कैसे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों फ्रंट के ऊपर खासी मुश्किलात का सामना रहा है खान साहब की गवर्नमेंट को, अभी 2.5 साल से ज़्यादा होने को आए हैं, तो वो एक प्रेशर तो है। और उसमें ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, बावजूद के जिस इलेक्शन से पहले और उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ ताल्लुका नॉर्मल हो, कश्मीर के ऊपर बातचीत हो, अफगानिस्तान के ऊपर पोजीशन बहुत क्लियर थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल को सेव रखना चाहते हैं ताकि जब अगला इलेक्शन आए तो वो कह सकें कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन उससे फिर मसला यही है कि इस सारे कज़िये के अंदर पाकिस्तान का अपना कौमी मफाद कहाँ पे है और उसको कौन लेके चलेगा अगर इसी तरीके से हुकूमतें जो हैं कंप्रोमाइज़ करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये बात सही है कि भारत भी नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर ये चपकलिश हो। चाइना की तरफ से वैसी स्ट्रेच थे ऑन वन साइड, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी हम जानते हैं अपने इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, IMF का बेल आउट एक प्रोग्राम है जिसका हमें सामना करना है। वी कैन ऑल्सो इल अफोर्ड हाइटन टेंशंस ऑन द कश्मीर बॉर्डर बहुत एक लंबे अरसे के लिए। दैट बीइंग सेड, बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं, इदारा जाती राय के ख़िलाफ़ कर चुके हैं, ये उनका फैसला है। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।